विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी मान्यताएं, मांग वक्र एवं विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा ये सिद्ध करने का ये प्रयास किया है कि कौन कौन से क्षेत्र में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पाई जाती है और उसका मांग वक्र, जो दो मांग वक्र होते हैं, एक आनुपातिक मांग वक्र और एक ज्ञात वक्र, वो किन कारणों से है और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। आज हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत व उत्पत्ति निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्पकाल में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण। चूंकि पूर्व में हम एकाधिकार में पढ़ चुके हैं कि जो संतुलन की जो शर्त होती है वो MC बराबर MR होती है, तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी फर्म का संतुलन उसी बिंदु पर होगा जहां सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। लेकिन यहाँ जो मुख्य अंतर है वो फर्म के औसत आय वक्र या उसके मांग वक्र को लेकर ही होता है, क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में जो AR या मांग वक्र होता है वो अधिक लोचदार होता है। मैंने बताया था पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार होता है, एकाधिकार में लोचदार होता है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इसके बीच की स्थिति होती है, अधिक लोचदार होता है। जिसका कारण ये होता है कि यदि फर्म कीमत घटा देती है तो अन्य फर्मों के ग्राहक उसकी तरफ आने लगते हैं, जिससे उसकी कुल मांग बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले मान्यताओं के अंतर्गत ये अध्ययन किया था कि यह अन्य फर्मों के थोड़े थोड़े ग्राहक ही अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, जिससे उसमें से प्रत्येक को गहरी हानि नहीं पहुंचती है, इसलिए वो इससे बदला लेने को प्रेरित नहीं होती हैं। इसके विपरीत यदि फर्म कीमत बढ़ा देती है तो ग्राहक दूसरी फर्मों की तरफ जाने लगते हैं, जिससे उसकी मांग काफ़ी घट जाती है। हालांकि जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है उसकी तरह जो है उसकी मांग जो है वो शून्य नहीं हो जाती है, उसकी मांग बनी रहेगी, क्योंकि उसके कुछ निश्चित ग्राहक हैं जो बने रहेंगे। जैसे कि मिठाई की दुकानें होती हैं, हम जिस मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदते हैं हमेशा उसी से खरीदते हैं, उसकी विशिष्टता के कारण। अगर मान लीजिए वो अपनी कीमतें बढ़ाता है तो उसमें से थोड़े से ग्राहक हो सकता है दूसरी दुकानों की तरफ चले जाएं, लेकिन सभी ग्राहक नहीं जाएंगे। तो कुछ ग्राहक जो होते हैं वो कीमत बढ़ने पर भी इसी फर्म से अपना माल खरीदते रहते हैं, क्योंकि वे संभवतः हो सकता है कि हम उसके माल को दूसरी दुकानों के माल की तुलना में श्रेष्ठ समझते हैं या उत्तम समझते हैं। तो फर्म के संतुलन में बाकी जितनी भी बातें होती है वो सब वैसी होगी जैसी एकाधिकार के अध्ययन में हमने पढ़ा है। तो इसमें हम इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। ये जो रेखा चित्र है आपके सामने, इसके द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण होता है। इसको एक तरफ लेता हूं। इस चित्र में हमने जो है AR या जो DD है, ये देखिए AR या DD जो मांग वक्र है वो काफी लोचदार है। MR वक्र इसके नीचे होता है, ये देखिए MR वक्र यहां पर होता है जो AR वक्र के नीचे होता है, जैसा एकाधिकार में होता है। SAC वक्र ये है और ये SMC वक्र है, ये जैसा एकाधिकार में होता है वैसे ही होते हैं। SMC वक्र MR वक्र को, संतुलन की शर्त क्या है, MC = MR, तो MR वक्र को Q बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर Q बिंदु पर काटता है, तो इस काटने के कारण उत्पत्ति की मात्रा OR निर्धारित होती है और कीमत RP के द्वारा, क्योंकि इस संतुलन बिंदु से हम ऊपर AR तक जाएंगे तो कीमत आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ चूंकि जो SAC वक्र है वो AR वक्र के नीचे है, इसलिए फर्म को प्रति इकाई लाभ इस PS के बराबर होता है। प्रति इकाई लाभ होगा PS और जो कुल लाभ होगा वो होगा PSMT क्षेत्र के बराबर। ये जो क्षेत्र है ये उसका कुल लाभ है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि अल्पकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म को घाटा भी उठाना पड़ सकता है ना। उस स्थिति को हम भी दिखा सकते हैं। उस स्थिति को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, SAC वक्र इससे ऊपर होना चाहिए। तो SAC वक्र इससे ऊपर होगा तो ऐसी स्थिति में जब हम इस R बिंदु पर Q पर जब MCMR को काटता है तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो इस बिंदु तक आएंगे और यहाँ से यहाँ तक, तो जो कीमत है वो AR से तय होगी। तो जो कीमत है वो P, यहाँ P लिखा हुआ था, कीमत जो है RP ही होगी, लेकिन जो लागत है वो P की तुलना में ज्यादा आ रही है। यहाँ हम कुछ भी बिंदु दे सकते हैं,
एक्स बिंदु दे दिया, तो पी एक्स प्रति इकाई हानि हो रही है, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये वाला, ये पूरा क्षेत्र उसको हानि हो रही है। तो अल्पकाल में हम हानि की स्थिति को भी इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये हुआ कि अल्पकाल में किस प्रकार से कीमत व उत्पत्ति का निर्धारण होता है। अब चलते हैं हम दीर्घकाल में। तो जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, उसकी तरह ही एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी दीर्घकाल में एक फर्म अपने संयंत्र का आकार बदल सकती है, और उद्योग में नई फर्में भी आ सकती है, और पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ करके जा सकती हैं। या उद्योग की बजाय हम समूह नाम को काम में लेंगे, क्योंकि इसको चैम्बरलिन द्वारा समूह संतुलन कहा गया था। तो संयंत्र का आकार बदलने पर भी एक फर्म जो है उसको केवल सामान्य लाभ ही मिल पाते हैं। देखिए, एकाधिकारी तो दीर्घकाल में अधिसामान्य लाभ भी कमा सकता है, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। दीर्घकाल में जो लागत वक्र हैं उनके परिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हैं कि उद्योग में लागतें बढ़ रही है, समान लागत है, अथवा लागत घट रही है। इसको भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें जो डी डी है, ये डी डी या ए आर, ये दीर्घकालीन औसत आय वक्र, और एम आर जो है वो दीर्घकालीन सीमांत आय वक्र को बताता है। एलएमसी जो है एम आर वक्र को, ये देखिए एलएमसी वक्र एम आर वक्र को क्यू बिंदु पर काटता है, और उत्पत्ति की मात्रा ओ आर निर्धारित होती है। एलएससी वक्र पर एसएससी फर्स्ट, ये देखिए एसएससी फर्स्ट ले रखा है मैंने, शॉर्ट टर्म भी ले रखा है इसके साथ, को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ये देखिए पी बिंदु पर स्पर्श करता है, और एलएससी वक्र इसी बिंदु पर ए आर या मांग वक्र को स्पर्श करता है। ये एलएससी भी यहाँ पी बिंदु पर ही स्पर्श करता है। तो कीमत व औसत लागत दोनों ही आरपी के बराबर है। यहाँ कीमत बराबर लागत हो गई, आरपी कीमत भी है और आरपी औसत लागत भी है, जिससे फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे जो उनकी कीमत में शामिल है। यहाँ पर एलएमसी बराबर एम आर है। ये देखिए यहाँ पर एलएमसी बराबर एम आर होता है ये क्यू बिंदु पर, और क्यू बिंदु की सीध में जब हम ऊपर एलएसी की तरफ एलएसी वक्र और एसएससी वक्र फर्स्ट को छूता है, तथा ए आर को भी उसी बिंदु पी पर ये छू रहा है, तो ऐसा होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि उत्पत्ति की जिस मात्रा पर ए आर बराबर एसी होती है उसी पर एम आर बराबर एमसीबी होती है। इसलिए फर्म के दीर्घकालीन संतुलन में एक फर्म एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में केवल सामान्य लाभ ही कमा सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की भांति एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी असामान्य लाभ नहीं कमाए जा सकते हैं, या असामान्य लाभ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म संयंत्र के सर्वाधिक कार्यकुशल दर पर उत्पादन करती है, जबकि अल्पाधिकार की स्थिति एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म न्यूनतम औसत लागत के बिंदु से पूर्व ही उत्पादन बंद कर देती है। ये देखिए ये जो पी बिंदु है, ये पी बिंदु इसका एसएससी वक्र का न्यूनतम बिंदु नहीं है, या एलएससी वक्र का न्यूनतम बिंदु नहीं है, उससे पूर्व ही ये बिंदु आ जाता है। तो दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म वास्तविक उत्पादन व न्यूनतम औसत लागत तक के उत्पादन का जो अंतर होता है वो फर्म की अतिरिक्त क्षमता माना जाता है, जिसको लेकर के और अर्थशास्त्रियों में काफी विवाद पाया जाता है ना। तो इस महत्व को देखते हुए ही हम जो है एक रेखा चित्र के माध्यम से इस अतिरिक्त क्षमता को भी स्पष्ट करेंगे। इसमें जो डी डी है, इसमें जो ये डी डी है, ये जो मांग वक्र है वो कम लोचदार दर्शाया है हमने, है ना, पिछले चित्र की तुलना में कम लोचदार है। और एमसी बराबर एम आर पर एक फर्म, एमसी बराबर एम आर कहां पर होता है, ये देखिए इस बिंदु पर एक फर्म ओ क्यू वन माल का उत्पादन करती है, तथा एलएससी वक्र के डी डी मांग वक्र पर
वो E1 बिंदु को स्पर्श करती है। इससे जो कीमत है वो OP1 निर्धारित होती है, जिस पर कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं होता है, न लाभ न हानि की स्थिति या सामान्य लाभ की स्थिति होती है। लेकिन LAC का जो न्यूनतम बिंदु है वो E2 है। ये E1 LAC का न्यूनतम बिंदु नहीं है, जहां पर उत्पादन OQ2 होता है तथा कीमत बराबर न्यूनतम औसत लागत बराबर OP2 होती है, क्योंकि इसमें कम में घाटा होने से उत्पादन जारी नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इस Q1 से लेकर जो Q2 तक है, ये जो है ये अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है या एक्सेस कैपेसिटी की ये सूचक है। Q1 Q2 जो अतिरिक्त क्षमता है वो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में कार्यकुशलता की घोतक होती है। लेकिन केल्विन लंकास्टर ने ये बतलाया था कि लोगों की रुचि के अनुसार माल की कई किस्में बनाई जाती है, जिससे प्रत्येक किस्म का उत्पादन LAC के गिरते हुए अंश पर ही कहीं बंद करना पड़ता है, क्योंकि न्यूनतम बिंदु तक आता ही नहीं है। उससे पहले ही लोगों की रुचि बदल जाती है और फिर उसे नई प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना होता है। तो LAC के न्यूनतम बिंदु तक उत्पादन करने में माल तो ज्यादा बनता है और कीमत भी घट करके OP2 हो जाती है, लेकिन वस्तु में विविधता का अभाव रह जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो Q1 Q2 की तरफ जाने पर कीमत घटानी पड़ती है, तो अतः E2 की बजाय E1 पर ठहरने से साधनों का अपव्यय नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे उपभोक्ता को वस्तु की अधिक किस्मों के उपभोग का अवसर मिल जाता है, अन्यथा उसे वह छोड़ना पड़ता। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अतिरिक्त क्षमता के प्रति अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में उत्पादन की मात्रा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की सर्वाधिक कार्यकुशल या अनुकूलतम उत्पत्ति की मात्रा से कम होती है। ये प्रमुख अंतर है। देखिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं। एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में असामान्य लाभ कमाए जा सकते हैं? तो दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश के कारण एक फर्म सामान्य लाभ ही कमा पाती है, लेकिन यदि प्रवेश अवरुद्ध हो तो चालू फर्में असामान्य लाभ भी कमा सकती है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में वैसे तो प्रवेश अवरुद्ध नहीं होता है, लेकिन लाइसेंस संबंधी कानूनों के द्वारा प्रवेश को अवरुद्ध किया जा सकता है या किसी विशेष पेटेंट के द्वारा भी प्रवेश को अवरुद्ध किया जा सकता है, या फर्में अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके भी विशेषाधिकार प्राप्त कर सकती है। तो इन दशाओं की स्थिति में एक फर्म दीर्घकाल में अधिसामान्य लाभ भी कमा सकती है। नेक्स्ट, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विज्ञापन का क्या महत्व है? तो वस्तु विभेद के कारण जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है उसमें विज्ञापन के माध्यम से एक फर्म उपभोक्ताओं के मन में ये बैठाने का प्रयास करती है कि उसकी जो वस्तु है वो उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से ज्यादा अच्छी है। जैसे आपको जो क्लोजअप वाला कहता है कि मेरी वस्तु कॉलगेट फ्रेश की तुलना में ज्यादा बढ़िया है, तो पतंजलि वाला कहता है कि नहीं, पतंजलि जेल ज्यादा बढ़िया है। तो इस प्रकार से वो ये विज्ञापन के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके लिए वो प्राय वस्तु का डिजाइन भी बदल देते हैं। एक एकाधिकारी की, हम जैसे पूर्व में देख चुके हैं कि एक एकाधिकारी की स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में भी एक सी वस्तु होने के कारण कीमत के दिए हुए होने से विज्ञापन का सहारा नहीं लिया जाता है। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विज्ञापन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। विज्ञापन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है सूचना प्रदान करने वाला, जिसके माध्यम से एक वस्तु का परिचय उपभोक्ताओं को दिया जाता है, और दूसरा हो सकता है कि विशिष्ट फर्म के माल का प्रचार करने वाला, जिसका उद्देश्य एक फर्म की बिक्री को बढ़ाना होता है और उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु की तरफ आकर्षित करना होता है। यह विज्ञापन जो है समझा बुझाकर ग्राहकों को अपने पक्ष में करने वाला होता है। विज्ञापन पर व्यय करने से प्राय जो फर्म का औसत आय वक्र होता है वो ऊपर दाहिनी ओर खिसक जाता है, क्योंकि जो है उसकी लागतें या कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक कीमत पर पहले से मांग की मात्रा बढ़ती है। तो एक फर्म विज्ञापन पर अपना खर्च उस सीमा तक बढ़ाती जाती है जहां तक उसकी सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक रहती है। विज्ञापन से वस्तु के लिए मांग की लोच प्रत्येक कीमत पर पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता विज्ञापन के बाद
उसकी वस्तु को पहले से ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत से विज्ञापन से वस्तु की कीमत व उत्पत्ति दोनों में ही वृद्धि होती है। यही कारण है कि हम देखते हैं दूरदर्शन पर या टेलीविजन पर या व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं पर भी देख लीजिए आप, सोशल मीडिया पर आदि में हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बिक्री संबंधी लागतों व विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व होता है। अल्पाधिकार में भी विज्ञापन का काफी उपयोग किया जाता है। विज्ञापन के कारण न केवल वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है, बल्कि अनेक तरह की आर्थिक क्रियाओं का विकास भी होता है, क्योंकि विज्ञापन की जो आय है उसके फलस्वरूप ही समाचार पत्रों की कीमतें नीची रखी जा सकती है, अन्यथा अखबार की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादक एक दूसरे से मिलती जुलती वस्तुएं बनाते हैं और वे एक दूसरे के डिजाइन आदि को भी ध्यान से देखते रहते हैं तथा यथासंभव उनकी नकल करने का भी प्रयास करते हैं। जैसे एक ने जेल निकाला तो दूसरा भी जेल निकाल देता है। टूथपेस्ट के मामले में हम देखते हैं, साबुन के मामले में हम देखते हैं। आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो सभी जो साबुन है वो ये दावा करने लगे हैं विज्ञापन के माध्यम से कि 99% जो है वायरस को ये खत्म करने वाला साबुन है। तो वस्तुओं के भेद वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उपभोक्ता स्वयं उनमें भेद माने या समझे, तभी वो उस वस्तु की तरफ आकर्षित होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में प्राय उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की समस्या पाई जाती है, क्योंकि एक फर्म के लिए उस बिंदु तक उत्पत्ति करना अनिवार्य नहीं होता है जहां एलएसी का न्यूनतम बिंदु आ जाए, बल्कि एक फर्म इस बिंदु से काफी पहले उत्पादन बंद कर देती है। इसलिए एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में कीमत ऊंची व उत्पत्ति कम पाई जाती है, लेकिन ऐसा करने पर ही उपभोक्ताओं को एक वस्तु की अनेक किस्मों के उपभोग का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एकाधिकार में क्या हो सकता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में किस प्रकार से विज्ञापनों का महत्व है। अब प्रोफेसर कोहन और सीएट का ऐसा मानना है कि जो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा का जो मॉडल है वो निरर्थक व खोखले किस्म का है, क्योंकि वास्तविक जगत में पाई जाने वाली किसी भी बाजार स्थिति का अध्ययन नहीं करता है। तो इनका मत है कि वास्तविक जगत में जो है कई प्रकार की दशाएं पाई जा सकती है, जिनमें से कोई भी दशा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से मेल नहीं खाती है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का मॉडल जो है काल्पनिक माना गया है, लेकिन आजकल व्यवहार में हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट फूड है, कार है, साइकिल है, मोपेड है या रेडीमेड वस्त्र है आदि के संबंध में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की दशा हमें देखने को वास्तव में मिलती है, और इस प्रकार के बाजार निरंतर ही बढ़ते जा रहे हैं। व्यवहार में जो बाजार पाए जाते हैं, जैसे गेहूं के बाजार हैं, उनमें अनेक फर्मों के पाए जाने और किस्म में मामूली अंतरों के कारण इसे हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समीप मान सकते हैं। दूसरा है जैसे सीमेंट है, सिगरेट है, मोटर गाड़ी है, टीवी सेट्स हैं, है ना। ऐसे उद्योगों में थोड़ी संख्या में बड़े आकार की फर्मों के पाए जाने के कारण इसको हम अल्पाधिकार की श्रेणी में ले सकते हैं। टेलीफोन और विद्युत सेवाएं आदि जो है वो एकाधिकार की स्थिति में है। खुदरा दुकानें जैसे दवा की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है, इनको प्राय हम एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत शामिल करते हैं, लेकिन इनमें भी परस्पर निर्भरता पाई जाती है एवं एक फर्म अपने निर्णय से दूसरों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसको भी हम अल्पाधिकार के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आजकल व्यवहार में अल्पाधिकार की दशा ज्यादा देखने को मिलती है। एक फर्म एक ही वस्तु के कई ब्रांड बना करके बेचती है, वह विज्ञापन खर्च करती ही है, और सबसे विशिष्ट बात यह है कि एक फर्म न केवल अपने प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा करती है, बल्कि वह अपने स्वयं ही वस्तु के अन्य ब्रांडों से भी प्रतिस्पर्धा करती है। जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर और पैशन के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है ना। इसी प्रकार से पल्सर और दूसरी डिस्कवर गाड़ी बजाज की जो है उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है। ऐसा हमें सिगरेट और नहाने के साबुनों में भी देखने को मिलता है। स्वयं जो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है उसके साबुन जैसे रेक्सोना, लक्स इंटरनेशनल आदि में भी काफी